मैं डॉक्टर चंद्रजीत सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा। हम पूर्व में भी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत विभिन्न टॉपिक्स, विभिन्न हेड्स पर चर्चा करते आए हैं। आज हमारा उद्देश्य समाश्रित हित संपत्ति अंतरण के संदर्भ में समाश्रित हित क्या होता है, इससे पूर्व हम वेस्टेड इंटरेस्ट निहित हित की चर्चा अधिनियम की धारा 19 और 20 के अंतर्गत कर चुके हैं। विद्यार्थियों, जैसा आपको विदित होगा कि जब भी संपत्ति का अंतरण, संपत्ति यदि अचल है और उसका मूल्य यदि 100 रुपये उससे ज़्यादा है, तो मुख्यतः संपत्ति का अंतरण हमें संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप इसमें बताए गए कानूनी प्रक्रियात्मक पहलुओं का पालन करके ही करना होता है। तभी विधि के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया की दृष्टि से वह दस्तावेज या वह अंतरण एक मुख्य प्राइमरी डॉक्यूमेंट या प्राथमिक साक्ष्य बन पाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत हमने जैसा पूर्व में विवेचित किया है कि निहित हित का तात्पर्य संपत्ति के स्वामित्व का अंतरणकर्ता से अंतरिति को पूर्णतः परिधान करना होता है, अंतरण करना होता है, देना होता है। अर्थात अंतरणकर्ता के द्वारा यदि संपत्ति को बिना किसी पूर्ववर्ती शर्त के अंतरिति को दे दिया जाता है, तो ये माना जाता है कि संपत्ति का अंतरण निहित हित के रूप में किया गया है। परंतु जैसे कंटिंजेंट इंटरेस्ट, समाश्रित हित, इस शब्द के लिए हम विवेचना करें तो ये प्रतीत होता है कि ये ऐसी दशा में संपत्ति का अंतरण समाश्रित अर्थात ऐसी किसी शर्त पर आश्रित है जिसकी पूर्ति होने पर ही अंतरणकर्ता से अंतरिति को संपत्ति का वैध अंतरण प्रभावी होगा। अर्थात जब तक उपयुक्त शर्त की पालना नहीं करेंगे तो ये माना जाता है कि संपत्ति का अंतरण प्रभावी नहीं होगा। ऐसी शर्त जिसको हम पूर्ववर्ती शर्त के नाम से भी जानते हैं। अर्थात अंतरणकर्ता जब अपनी संपत्ति का अंतरण किसी अंतरिति को करता है और अंतरण के साथ साथ यदि वो इस शर्त भी आरोपित करता है कि ये अंतरण तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक अंतरिति के द्वारा इस डीड में, इस विलेख में जो शर्त आरोपित की गई है, इम्पोज की गई है, लगाई गई है, उसकी पूर्व पालना सुनिश्चित नहीं कर लेता है, तब तक अंतरिति उस संपत्ति को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। अर्थात ऐसी पूर्ववर्ती शर्त के आधार पर अंतरणकर्ता के द्वारा जो संपत्ति अंतरिति को अंतरण की जाती है, तो ये माना जाता है कि वह निहित हित का अंतरण न होकर समाश्रित हित का अंतरण माना जाता है। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि पूर्ववर्ती हित या पूर्ववर्ती शर्त या समाश्रित ऐसी शर्तें जिसका घटना या न घटना ये भविष्य की गर्त में निर्भर होता है। ऐसी घटनाएं जो घट भी सकती है और जिनका घटना असंभव भी हो सकता है। यदि अंतरणकर्ता के द्वारा कोई ऐसी शर्त, जिसको हम कहते हैं अनसर्टेन इवेंट्स, अनिश्चित
जिसकी आज की तारीख पर या आज के दिन हम ये नहीं कह सकते कि पूर्व में घटना घटित होगी या नहीं होगी। अर्थात ऐसी घटनाओं पर आधारित यदि संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो इस प्रकार के अंतरण को हम समाश्रित हित के रूप में जानते हैं। अर्थात अंतरिति को जो हित प्राप्त होता है वह शर्त के अधीन होने के कारण से समाश्रित हित कहलाता है, जबकि निहित हित में किसी प्रकार की पूर्ववर्ती शर्त नहीं होती है। जैसा कि आपने इसमें वर्णित किया गया है, अधिनियम की धारा 21 को यदि आप विवेचित करें, विश्लेषण करें तो ये पाएंगे कि समाश्रित हित दो प्रकार से हो सकता है। एक ऐसी घटना जिसका घटित होना उस अंतरण के प्रभावी होने के लिए आवश्यक हो सकता है। इसी प्रकार से एक ऐसी घटना उस अंतरण के प्रभावी होने के लिए नहीं घटने पर आधारित होती है। अर्थात घटना घटित होने पर आधारित जो अंतरण होता है वो पॉजिटिव समाश्रित हित भी कहलाता है, और ऐसी घटनाओं पर आधारित जो नहीं घटित होने पर अंतरण प्रभावी होगा उसको हम नेगेटिव इवेंट्स के नाम से या नकारात्मक समाश्रित हित के नाम से भी जानते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ सकते हैं कि अ अपनी संपत्ति ब को इस पूर्ववर्ती शर्त के साथ अंतरण करता है कि वो तब तक स से विवाह न कर ले ब संपत्ति को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। अब ये जो पूर्ववर्ती शर्त है इसका घटित होना न होना उस व्यक्ति के कृत्य पर निर्भर करेगा जिसको संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है। यदि वो संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है तो उसे उस पूर्ववर्ती शर्त की पालना करना होगा। यदि ब स से विवाह नहीं करता है तो ये अंतरण प्रभावी न होकर शून्य हो जाएगा। यदि ब स से विवाह कर लेता है तो ये समाश्रित हित निहित हित में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ब उस संपत्ति को निहित हित के रूप में प्राप्त कर लेगा, परंतु इसको हम समाश्रित हित इसलिए कहेंगे कि धारा 21 में वर्णित किया गया है कि यदि अंतरण किसी पूर्ववर्ती घटना के घटित होने या न होने पर आधारित हो तो ऐसे अंतरण को समाश्रित हित के नाम से जाना जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अंतरिति को संपत्ति को यदि प्राप्त करना है, इस अधिनियम के अंतर्गत उस संपत्ति को प्राप्त करना है तो उसे उस घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर होना होगा, तभी उस संपत्ति को वैधता के साथ पूर्ण स्वामित्व के साथ प्राप्त कर सकता है। जैसे यदि घटना न घटने पर निर्भर हो, यदि संपत्ति का अंतरण किसी घटना के न घटने पर निर्भर हो तो दो ही अवस्था में संभव हो सकता है, जब वह समयावधि समाप्त हो चुका हो या परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि उस घटना का घटित होना पूर्णतः असंभव हो गया है, तो ये माना जाता है कि उस शर्त की पालना हो गई है और वो समाश्रित हित निहित हित में परिवर्तित हो जाता है। तो विद्यार्थियों, किसी भी समाश्रित हित का विश्लेषण करने के लिए हमें देखना होगा कि जिस समव्यवहार के द्वारा संपत्ति का अंतरणकर्ता के द्वारा अंतरिति को किया गया हो उसमें किसी पूर्ववर्ती शर्त आरोपित, अधिरोपित या लगाई गई हो। नंबर 2, ये शर्त भविष्य की दशा पर निर्भर करती हो। नंबर 3, ये घटना ऐसी होती है जिसका घटित होना या न होना 50-50%, अर्थात जिसमें ऐसी अनिश्चितता रहती है कि घट भी सकती है, नहीं भी घट सकती है। नंबर 4, यदि ऐसी घटना
ऐसी हो जिसका घटित होना संभव न हो, तो ये ऐसी शर्त समाश्रित हित का पार्ट नहीं हो सकती। इसी प्रकार से ऐसी घटना जिसका घटित होना 100% निश्चित हो, तो वह भी समाश्रित हित न होकर निहित हित के रूप में माना गया है। तो यदि हम उपयुक्त शर्तों के अनुसार विश्लेषण करते हैं तो ये आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा हित समाश्रित है और कौन सा हित निहित हित है। थैंक यू।